पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अब्दुल हामिद मलिक जुड़ गए हैं। हामिद जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से आपने देखा रिपोर्ट, और ऐसे में लगातार ये भी मसला बनता जा रहा है जिस तरह से परिवारवाद को बीजेपी ने उठाया, और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात कर सकते हैं, इंजीनियर रशीद की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, अपनी पार्टी की, और भी कई लीडरान ने इस मुद्दे को लगातार चुनाव प्रचार के दौरान उठाया। और अभी भी कुछ बयानात ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि परिवारवाद जम्मू कश्मीर से कभी खत्म नहीं होगा, और ऐसे में निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है। बीजेपी के निशाने पर सबसे तरजीहात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं उन पर ही सवाल उठाया गया है कि परिवारवाद जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और ये कभी खत्म नहीं होगा। और जिस तरह से इस बार के नतीजे रहे हैं उसमें साफ तौर पर अवाम ने भी अपनी जो चाह थी वो भी जाहिर कर दी है। पहले मैं ये बता दूं कि परिवारवाद यहाँ ही नहीं है, बीजेपी में भी है। अनुराग ठाकुर है, जो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, जो अमित शाह जी के बेटे हैं, वो क्या है, परिवारवाद वहाँ भी है। मगर आप नहीं रोक सकते डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनते हुए, या इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर बनते हुए। तो जिसमें कैपेबिलिटी हो, जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, वो खानदानी राज से हो या किसी एमएलए का बेटा हो या मिनिस्टर का बेटा हो, वो आना चाहिए और बनना चाहिए। अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको वोट डालते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होने की ज़रूरत है, किसी को ये देखने की ज़रूरत है, डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं, वोट डालते हैं, तो राय अपनी देते हैं और उसको ताकतवर बनाते हैं, या उसके जो एमएलए होगा या मिनिस्टर का बेटा होगा या किसी और मंत्री का बेटा होगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ़र्क है, इसमें कोई आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक शुबा है, या इसमें कोई और चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। परिवारवाद हर जगह है और उनको हक बनता है, डेमोक्रेटिक राइट्स बनते हैं। इस डेमोक्रेटिक मुल्क में डेमोक्रेसी ने राइट दिया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, पॉलिटिशियन का बेटा अगर लोगों को एक्सेप्ट हो, उसको वोट डालें, वो मंत्री बन सकता है, या कोई बड़ा हो एमपी बन सकता है, या वो होम मिनिस्टर बन सकता है। ये आप मत कहिए, ये ठीक बातें नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि आप परिवारवाद लगाते रहोगे, बात करते रहोगे। तो जब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर किसी ने मैंडेट परिवारवाद के किसी बच्चे को दिया, अगर वो लोग रिजेक्ट करते, उसको मैंडेट नहीं देते, वोट नहीं देते, तो हम बात करते कि परिवारवाद को रिजेक्ट किया गया है। मगर अगर लोगों में एक्सेप्टेंस है, लोग वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब है आप जो सोच रहे हो वो गलत है। बिल्कुल हामिद जी, जिस तरह से सबसे ज़्यादा इस मसले को खुद वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में अपने दौरे के दौरान उठाया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया, ये कहा जा सकता है कि आवाम को ये पसंद है, और जिस तरह से आवाम ने भरोसा जताया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, तो वो उसको परिवारवाद के तरीके से नहीं देखती है। हालांकि जिस तरह से बदलाव की उम्मीद लोग कर रहे हैं, इसीलिए नैन्सी को वोट डाला गया है। नहीं, वो फिर मैं कहना चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर जी है, या राजनाथ जी के बेटे हैं, या अमित शाह जी के बेटे हैं, या और कई परिवारवाद है जो मंत्री, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए बने हैं। जब लोगों के पास वो जाते हैं, लोग उनको वो वोट डालते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें और आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। और मोदी जी को पहले अपनी पार्टी में फिर ठीक करना पड़ेगा, किसी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा, किसी परिवारवाद के लोगों को टिकट नहीं देनी पड़ेगी। तो वो जब खुद दे रहे हैं तो दूसरों पर बात करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता उसके प्राइम मिनिस्टर के मुंह से। प्राइम मिनिस्टर की बात में कुछ वो क्या बोलते हैं, अच्छा राइट्स होना चाहिए और अच्छा एक तंज होना चाहिए। मगर अगर वो बीजेपी में वो कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं ये मत करो, तो मुझे नहीं लगता किसी हद तक वो ठीक बात है। अमित शाह जी के बेटे को क्यों सिलेक्ट किया, फिर अनुराग जी को टिकट क्यों दिया, या राजनाथ जी के बेटे को टिकट क्यों नहीं दिया? तो फिर उनको नहीं देना चाहिए था। पहले अपनी पार्टी को क्लीन करना था परिवारवाद से, फिर वो दूसरे के परिवारवाद पर बात करते हैं। और मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोग वोट डालते हैं, लोग उनको ताकत देते हैं, लोग उनको एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, तो आपको बात करने की जरूरत नहीं। यानी कि आपकी बात को रिजेक्ट किया लोगों ने, आपकी सोच को रिजेक्ट किया। जो आप कहते थे यहाँ जम्मू कश्मीर में परिवारवाद चल रहा है, तो एक बड़ा मैंडेट मिला है, तो आपको आज यही बात करनी चाहिए कि एक वर्डिक्ट जो लोगों ने दिया है, आप उसका रेस्पेक्ट करो। वो वर्डिक्ट ये है 370 पर, वो वर्डिक्ट है 35A पर, वो वर्डिक्ट है 370 पर, तो वो वर्डिक्ट है स्टेटहुड पर। तो आपको वो वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करके उसकी रेस्पेक्ट करो, वही अच्छा रहेगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का पावर जो होता है वो एब्सोल्यूट माना जाता है। तो एब्सोल्यूट पावर ने बीजेपी की आइडियालजी और पॉलिसी को रिजेक्ट करके एक वर्डिक्ट दिया है। मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करके, इस वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट करके यहाँ स्टेटहुड
और 370 और 35 से बहाल करेंगे। बिल्कुल। हामिद जी, जिस तरह से पार्टी ने जोरों शोरों से इस मसले को उठाया है, तमाम वजीर दाखिला से लेकर वजीर आजम तक, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस मसले को दरकिनार किया है, तो क्या ये वाकई बीजेपी लीडरान के लिए चिंता जाहिर करने वाली बात है? ये तो जरूरी है, क्योंकि जो बीजेपी हर वक्त हर स्टेज पर हर स्टेट में ये कहती थी कि 370 हटा के 35 से हटा के स्टेटहुड लेके उनको डिग्रेड करके उनका यूटी बना के वहाँ लोग खुश है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ सारा कुछ हो रहा है, वहाँ माहौल अच्छा है, वहाँ पत्थरबाजी खत्म हो गई है। मगर दूसरी तरफ से जो लोगों ने वर्डिक्ट दिया, उनको बता दिया कि जो आइडियोलॉजी आपकी है, जो आपका जो यहाँ करना है, जो आप करना चाहते हो, वो हम करने नहीं देंगे। हम उस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं, ओवरऑल रिजेक्ट करते हैं। वोट डाल के डेमोक्रेटिक तरीके से उनको बता दिया जो आपकी सोच कश्मीर के बारे में है वो गलत है। 370 हटाना गलत था, 35 से हटाना गलत था, स्टेटहुड हटाना गलत था, हमें डिग्रेड गलत करना था, हमारी ताकत इज्जत बेकार लेना गलत था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जम्मू कश्मीर के लोगों के पास थे वो आपने लेकर बहुत गलत किया। इसीलिए आज लोगों ने वर्डिक्ट दिया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस वर्डिक्ट की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इस वर्डिक्ट को जो बीजेपी वाले उनको मानना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई, तो उनको सोचना चाहिए कि अब हमें इस पर बात करनी चाहिए 370 पर, 35A पर या स्टेटहुड पर, क्योंकि लोगों का पावर सबसे बड़ा पावर होता है। जो लोग कहें डेमोक्रेटिक कंट्री में वही होना चाहिए। एक हिटलर शाही नहीं चलनी चाहिए, डंडा शाही नहीं चलनी चाहिए। जो LG अपना पावर दिखा रहे हैं वो पावर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोग जो कहते हैं वही अच्छा रहता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और लोगों ने वर्डिक्ट दिया है, लोगों ने बिल्कुल वोट डाल के आपकी आइडियोलॉजी को, आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट किया है, आपकी सोच को रिजेक्ट किया है, बता दिया है कि आप गलत कर रहे हो। आप यहाँ के मुसलमानों को तंग करने की एक पॉलिसी कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करने की एक पॉलिसी आपने बना रखी है। और यहाँ आप असासे मिनरल्स, यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ की जो जॉब है, यहाँ की जो बिजनेस है वो ख़त्म करना चाहते हो। उस आइडियोलॉजी को आप ख़त्म करो और यहाँ हमें पीसफुली और प्रोग्रेस करने दो, पीसफुल रहने दो और प्रोग्रेस करने दो, डेवलपमेंट पर काम करने दो। और जो अवामी हुकूमत है उसमें इंटरफेरेंस आप ख़त्म करो। बिल्कुल ठीक है हामिद जी। इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज जुड़ गए हैं। अयाज जी, आपसे भी ये सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह से देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में नई और मजबूत सरकार अब बनने जा रही है, ऐसे में 13 विधायकों को परिवारवादी बताया जा रहा है, जिसमें कि ज़्यादा लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के शामिल हैं। और इसमें ये बात भी गौर करने वाली है, बीजेपी के तमाम लीडरान ने, खासकर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने इस मसले को उठाया है, परिवारवाद को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है। लेकिन देखा जाए तो अवाम ने इस मसले को दरकिनार किया। नहीं, जब आप ये कहोगे कि स्ट्रांग पार्टी आई है, स्ट्रांग गवर्नमेंट आई है, तो अब यही देखना है कि स्ट्रांग कैसे, किसको हम कहें, इसकी तो एक डेफिनेशन है। हमारे हिसाब से तो स्ट्रांग वही है कि जो लोगों के मामला को हल करे, सही एड्रेस करें जो इश्यूज है लोगों जी। अब इतना है कि क्या ये हुकूमत उस पोजीशन में होगी या ये कर सकेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। और अगर वो कुछ करेंगे तो तभी कहेंगे हम स्ट्रांग, अदरवाइज डज नॉट मीन एनीथिंग। नहीं तो और कोई स्ट्रांग की डेफिनेशन नहीं हो सकती है कि अगर किसी को इलेक्ट किया जाए और वो ना करे और वो काम लोगों का ना करे, क्योंकि किसी भी नुमाइंदे को चुनना, इलेक्ट करना सिर्फ मकसद यही होता है कि वो लोगों को काम करे। अगर उसी बिना पर कोई हुकूमत बनती है तो अगर वो सचमुच काम करते हैं लोगों की, जायज जो एस्पिरेशंस है, जायज जो हुकूक है, जायज जो मामले हैं, जायज जो ग्रीवेंस शिकायतें हैं लोगों की, अगर वो हल करने में कामयाब हो जाती हैं तो हम उस से कह सकते हैं कि हाँ जी ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज को हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे इस लिहाज से। अगर बेशक जितना भी मैंडेट हो, बड़ा मैंडेट हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी हो, लेकिन असल बात है कि क्या वो हुकूमत डिलीवर कर सकती है, तो वो देखने की बात है। अब चूंकि अभी शक शुबहात है उनकी डिलीवरी के बारे में, आज की सिचुएशन में जो सिचुएशन है, अभी LG का शासन है और मान लें कि अब रेस्टोरेशन हो भी जाएगी इसकी, ये जो प्रेसिडेंशियल रूल खत्म हो जाएगा, तो फिर जो पावर्स LG के पास है और UT में जम्मू कश्मीर है, तो उनके चलते उनकी जो आने वाली गवर्नमेंट है उनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पावर्स कटेल किए गए। और उन चीजों को मद्देनजर रखकर ये इनको हम स्ट्रांग कहें, ये मुझे लगता है देखने की बात है।
कि आगे क्या होगा और क्या ये कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि अगर कुछ कर पाए तो कह सकते हैं कि हाँ जी ये स्ट्रांग गवर्नमेंट है। तो नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि भाई इसको स्ट्रांग कह सकते। जहां तक परिवारवाद की बात हम कहेंगे, वेल है कि कुछ किसी का बाप, किसी का चाचा पॉलिटिक्स में है या पॉलिटिक्स में रहा है, उसका बच्चा आया, उसका भतीजा आया या कोई और आया। अभी हर एक को इलेक्शन में आने का हक है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर जो उनको वोट डालते हैं कि वो किसको चुने। तो उसमें किसी का कोई मुदाखलत नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, पहली बात है कि लोगों में वो शऊर होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि अगर कोई पार्टी, उन्हीं के लोग, कभी बाप, कभी बेटा, कभी दादा, कभी पोता, यही रूल करते रहते हैं, यही इलेक्शन में आते हैं, तो बुनियादी बात है वोट डालता कौन है। और कोई मैकेनिज्म तो ऐसा है ही नहीं। अगर हम ये कहेंगे, अगर इस वक्त की पोजीशन को ले लेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर हम ये कहेंगे शायद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की तरफ ही बात जाती है कि शायद उन्हीं का है, वेल हम एग्री कर रहे हैं कि कहीं शेख साहब, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, अब शायद उसके बेटे, हम मान लेते हैं। अगर हम आज की सिचुएशन में मान लेंगे कि भाई नहीं यही आते हैं, शायद कुछ न कुछ फर्द करते हैं, आज तो उनके पास शासन तो है नहीं, उनके पास हुकूमत तो है नहीं, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं कि वो चोरी करेंगे, वो कोई कुछ ऐसा करेंगे वोटिंग मशीन्स में या कुछ और फ्रॉड कर लें कि जिसके बिना पर वो आएंगे। वो अगर आएंगे तो इस वक्त प्योरली लोग अगर वोट देंगे तो जमहूरी निजाम में है, जो जिसको वोट देता है, जिसके वोट ज्यादा आएंगे वही तो इलेक्ट होता है, चाहे वो किसी का बाप ही क्यों ना हो, किसी को बेटा क्यों ना हो, किसी खानदान से ही ताल्लुक क्यों ना रखता हो। पर अगर हम सही मानों में ले लेंगे तो फिर अगर ये भी माना जाएगा कि परिवारवाद है, तो लेकिन उनको इलेक्ट भी तो लोग ही करते। क्यों लोग करते हैं? इतने सारे लोग जो अभी इलेक्शन में हार गए, कहाँ अल्ताफ बुखारी साहब हार गए, कहाँ गुलाम हसन मीर साहब हार गए, तो कहाँ बहुत सारे लोग हार गए, बड़े चेहरे हार गए। तो वहां बाकी और भी परिवार वाले भी हार सकते। लेकिन चूंकि जमहूरी निजाम है, लोगों का वोट मैटर करता है, वो किसी को भी वोट दे, जो एलिजिबल हो वह कंटेस्ट करता है, वो इलेक्शन में आता है। तो चाहे वो अगर किसी परिवार से ताल्लुक भी रखता हो, तो हम उसको कहाँ परिवार कह सकते हैं, परिवारवाद कह सकते हैं। हाँ, परिवारवाद ये होगा कि भाई कोई अगर बादशाह का निजाम है कि आज मैं रूलर हूँ, फिर मेरा पोता आएगा, फिर मेरा बच्चा आएगा, उसके बाद मेरा बेटा आएगा, आदमी चलता रहेगा, वेल वी कैन से खानदानी राज है। तो जब जहाँ जमहूरी निजाम में लोग वोट डालते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी वोट डालें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसको हम उनको दोष देंगे जो लड़ते। हाँ, अगर दोष देना है तो फिर उस वोटर को दे दो जो वो वोट देता है उनको, जो उनको हर बार जिताता है। मुझे नहीं लगता कि उसको हम जायज तौर एक परिवारवाद कह सकते हैं। तो ठीक है, जमहूरी निजाम में हम देते हैं, या अगर वो बात है तो फिर रोकना चाहिए था पहले ही, क्योंकि कोई कानून में कोई रुकावट है नहीं कि कोई परिवारवाद है तो उसमें किसी को इजाजत नहीं है तो उसको रोक लो। अगर ऐसी बात है तो पहले ही रोक लेते, उसको मैंडेट, उसको इलेक्शन ना लड़ने देते, लेकिन कोई ऐसा कानून है नहीं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता ये सही बात है। अलबत्ता यह है कि लोगों में अवेयरनेस करने की बात है, चाहे वो अपोजिशन है, कोई भी हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, दूसरी तीसरी हो, जो भी हो, तो उनको फिर लोगों में अवेयर करने की बात है, लोगों को समझाने की बात है, लोगों को अपनाने की बात है। वे आप गलत कर रहे हो, आप परिवार को वोट दे रहे हैं, अगर वो इसमें कामयाब नहीं होते तो आप इसको दोष नहीं दे सकते कि परिवार है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। ओके, हामिद जी, कितना सहमत हैं आप अयाज जी की बात से, जिस तरह से मजबूती को लेकर उन्होंने जिक्र किया, और अभी नई सरकार को मजबूत मानने से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में मैंने बहुमत के आंकड़े को देखते हुए कहा, आप किस तरह से देख रहे हैं? तो आपके लिए मजबूती के क्या मायने हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? सब सच कह रहे हैं, ये मजबूत सरकार इसको नहीं मान रहे हैं। मजबूत सरकार ये इसलिए नहीं मान रहे हैं कि ये बीजेपी का साइड देख रहे हैं। मैं अगर लोगों का साइड देखूं तो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने एक बड़ा मैंडेट दिया है एनसी को। तो अगर बीजेपी की साइड देखे, हाँ, जो आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले नहीं है, अगर वो आइडिया ऑफ इंडिया को मानते तो वो दूसरे दिन स्टेटहुड या बहाल कर देते, क्योंकि वो चाहते कि इस पब्लिक सरकार को, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा पावर देकर उनसे काम करवाए, क्योंकि लोगों ने उनको पसंद किया, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है।
अगर लोगों का मैंडेट जिसके पास है और सरकार डंडाशाही से और कुछ चलाना चाहती है, सरकार आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानती, सरकार डेमोक्रेसी को नहीं मानती, तब ये डेमोक्रेसी को मानते जब यहाँ बीजेपी की सरकार होती, तब ये बड़ी सरकार मानते जब यहाँ बीजेपी की सरकार होती, तब ये बड़ा मैंडेट मानते जब बीजेपी को वोट मिलता। मगर अगर बीजेपी के बरकस किसी को वोट मिला है, वो एनसी को मिला है या वर्डिक्ट मिला है कि इन लोगों को आप काम करते रहो, इनके मैनिफेस्टो को वोट मिला है, इनकी आइडियोलॉजी को वोट मिला है, इन जो स्टेजों पर कहा उसको वोट मिला है, यानी कि लोगों की तरफ से बिल्कुल मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आपको मैंडेट देकर हम आपको भेज रहे हैं इन चीजों को वापस लाने के लिए। अगर अब बीजेपी आइडिया ऑफ इंडिया को मानती, अगर डेमोक्रेसी को मानती, अगर वो या इंडिया को अच्छी तरीके से चलाने की बात सोचते, तो वो दूसरे दिन स्टेटहुड बहाल कर देते, क्योंकि वो अमित शाह जी ने कहा था, वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, पार्लियामेंट की पटल पर कहा था कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, तो वो बहाल करते, वो लोगों को समझाते आपका पावर एब्सोल्यूट है, आपकी वर्डिक्ट की रेस्पेक्ट करते हैं, आपने जो किया वोट डाल के बता दिया कि नहीं ये चीजें वापस चाहिए, ये एक चीज हो गई, दो चीजों पर बात करेंगे। मगर ये वो मानने वाले नहीं। आया साहब ठीक है कि ये डंडाशाही आ गए हैं, ये आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग नहीं है, ये आइडिया ऑफ आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, ये डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले लोग नहीं है, ये लोगों के वर्डिक्ट को रेस्पेक्ट करने वाले लोग नहीं है, ये लोगों की बात को नहीं मानते। तो इसलिए ये तो मुश्किल है। मगर आयाज साहब एक जगह गलत है, ये सोचते हैं अगर बीजेपी को मैंडेट मिल जाता तो वर्डिक्ट बड़ा हो जाता, अगर ये किसी और को मिला है तो ये वर्डिक्ट छोटा है। वर्डिक्ट बराबर होते हैं। लोगों ने बिल्कुल पावर, एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक वे में वोट दिया है एनसी को, और एनसी को बड़ा वर्डिक्ट, बड़ा मैंडेट दिया है। तो मैंडेट इसलिए दिया है ताकि वो चीजें बहाल हो, जो चीजें मैनिफेस्टो में रखी है, जो आइडिया जो बीजेपी ने यहाँ किया था, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसका सोचना है, उस सोच को जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट किया है। अब उनको सोचना चाहिए और इस बड़े मैंडेट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता, जो आया साहब की बातों से लगता है कि मुश्किलात है, वो है, ये बात सच है। इसी मुश्किलात से लड़ने के लिए लोगों ने मैंडेट दिया है, इन्हीं मुश्किलातों का सामना करने के लिए लोगों ने यह बड़ा मैंडेट दिया है, इन्हीं से लड़ाई करने के लिए, इनकी आइडियोलॉजी और पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई करने को लोगों ने मैंडेट दिया है। उन्होंने यहाँ बिजली टैरिफ पर वोट नहीं दिया है, उन्होंने यहाँ चावल पर वोट नहीं दिए, उन्होंने यहाँ रोड और बिल्डिंग्स पर वोट नहीं दिए, उन्होंने ये लड़ाई, पुरअमन लड़ाई लड़ने के लिए और इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, इनकी पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के वर्डिक्ट को नहीं मानते, जो डेमोक्रेसी के वर्डिक्ट को नहीं मानते, जो लोगों का जो एब्सोल्यूट पावर है उसको नहीं मानते, तो उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक सेटअप को जिंदा करने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को जिंदा करने के लिए लड़ाई लड़ने को मैंडेट दिया है और हम लड़ते रहेंगे। तो ये लड़ाई मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। मैंने पहले भी कहा, बीजेपी एक पार्टी है हिंदुस्तान में, बीजेपी हिंदुस्तान नहीं है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बीजेपी यहाँ पार्टी है, ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, ये आइडिया ऑफ आरएसएस है। इन चीजों के खिलाफ हमें वर्डिक्ट मिला है, इन चीजों के खिलाफ लड़ने को हमें वर्डिक्ट मिला है, इन आइडियोलॉजी के खिलाफ हमें वर्डिक्ट मिला है, इनकी पॉलिसीज के खिलाफ हमें वर्डिक्ट मिला है। जो जम्मू कश्मीर के तई इनकी जो नीयत है वो खराब है, उसके खिलाफ लड़ने को हमें वोट मिला है। तो हम लड़ते रहेंगे, मगर ये सोच गलत है कि यहाँ हमें छोटा मैंडेट या पावरफुल मैंडेट नहीं मिला। पावरफुल मैंडेट हमें मिला, मगर ये लोगों की नीयत और लोगों की आइडियोलॉजी है, और जो आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले नहीं है उनके लिहाज से हमें छोटा मिला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ही चलाएं। ये हम नहीं चलता, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये किसी के बाप की हिटलर शाही की नहीं हुकूमत नहीं है। यहाँ वो लोगों का चलेगा, यहाँ हिटलर शाही नहीं चलेगी, यहाँ लास्ट पर लोकतंत्र चलेगा और अच्छाई का हर वक्त बुराई पर जीत होती है। ये याद रख लेना आप लोग। बिल्कुल। फैज जी, देखा जाए तो हामिद जी आपकी राय से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आए। ऐसे में क्या आप भी मान रहे हैं कि जिस तरह मैसेज क्लियर आवाम की तरफ से कर दिया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम है, लेकिन कश्मीर में तो हम मान सकते हैं, जम्मू की बात करें तो जम्मू में तो नज़ारा बिल्कुल अलग है। देखिए, मेरा कभी ये मानना नहीं है कि मैंडेट नहीं है, या ऐसा कोई नहीं कहता मैंडेट नहीं है। तो साफ जाहिर है मैंडेट, एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि ये मैंडेट जो मिला है
लोगों ने इसलिए मैंडेट नहीं दिया कि कोई चीफ मिनिस्टर पर बैठेगा, फिर ऐश करेगा, अपना प्रोटोकॉल ले लेगा और मजे करेगा, काम कुछ नहीं करेगा। उन्होंने इसलिए काम, इसलिए प्रोटोकॉल, इसलिए दे दिया वोट, इसलिए मैंडेट दे दिया कि लोगों के मसाइल है उनको हल करने की बात है। मैं यही कह रहा हूं कि कल को मैं इससे मेरा मतलब कभी नहीं है कि मैं बीजेपी का साइड ले लूं, एनसी का साइड ले लूं। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। ना मुझे वो कोई फिक्र है, ना मुझे कोई परेशानी है किसी का साइड लेने का। मेरा मतलब है कि होगा क्या, होगा यही कि लोगों ने बड़े एस्पिरेशंस के साथ, बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ, उम्मीदों के साथ जोग निकल के वोट दिए ताकि अपने नुमाइंदों को चुना जाए और एक हुकूमत बने। और उस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई, उनको एक बड़ा वोट मिला, उनके काफी नुमाइंदे आए, इसे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन अब सवाल है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सारा जो मैंडेट में दिया है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है, क्या वो कर पाएंगे? मसला वही है, मेरा कहने का मतलब वही है। वजह कुछ भी हो, चाहे उनको बीजेपी नहीं करने देगा, चाहे उनके अपने मामलात होंगे, चाहे वो खुद कमजोर होंगे, मेरा मतलब है कि स्ट्रांग हम तभी कहेंगे जब वो कर पाएंगे। अब जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो क्या आपका क्या मतलब है कि लोग साथ दे देंगे कल को? आई एम श्योर वेट 10 days मंथ, यही लोग फिर इन लोगों को उल्टा कर देंगे, यही के रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि जब उनके मामला हल नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आई एम नॉट अपोजिंग कि मैं मैंडेट नहीं है या गलत मैंडेट है, आई नेवर से, ना मैं ये चाहता हूं कि बीजेपी की हुकूमत को, आई डोंट से। ऐसे मिडिल ग्राउंड इज कि भाई या जो इसका कंसेप्ट जो है, जो इसका सोच जो है, असल में लोगों ने इसीलिए वोट दिए कि उनके मसले हल हों, उनके जो आम तौर जो वो फेस कर रहे हैं, जो रेगुलरली वो फेस कर रहे हैं, वो मसले हल हों, या बाकी जो इश्यूज है हाई लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, वो मसले, जैसे 370 की बात है वो मैनिफेस्टो में है, जैसे 25A के तहत जो हुकूक है वो बात में है, जैसे रिपील करने की बात है PSA को, वो है मैनिफेस्टो में, या जेलर्स जो प्रिजनर्स है उनकी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ये सारी चीजें, या बिजली का 200 यूनिट फ्री करने की बात है, ये सारे मैनिफेस्टो में है। तो लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। जो मैं एग्री कर रहा हूँ अमित साहब से कि लोगों ने मैनिफेस्टो को देकर वोट दे दिया, और आज में भी मैनिफेस्टो पढ़ रहा है तो उसमें क्लियर है, ये सारी चीजें लिखी है उसमें, और उन्होंने कहा कि हम ये कर लेंगे। उसमें कोई शर्त नहीं है कि चाहे कहीं ये शर्त नहीं है कि अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना, या अगर हमको रेस्टोर नहीं हुआ स्टेटहुड, क्योंकि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन भी है उसमें, एक पॉइंट वे भी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि लोगों ने मैंडेट दे दिया, अब उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब देख लें कि जो उन्होंने इलेक्ट किए, जो सामने आ गए, जो हुकूमत बना रहे हैं, ये सारा करने के लिए क्या वो इस चीज को करने में कामयाब हो जाएंगे? तब ही उनको स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है, अगर वो कर लेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल मेरा आपका वही था मेरे पास कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है क्या? ये गवर्नमेंट है, मैंडेट तो है स्ट्रॉन्ग, बट क्या वो डिलीवरी में करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसको हम ये कहेंगे कि भाई हाँ ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है? मेरा मानना वही है, मेरा सोच वही है इसके बारे में। बाकी मेरा कोई इसके साथ कोई ये नहीं है कि आई एम इन फेवर ऑफ समवन और अगेंस्ट समवन, बट आई सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज लाइक टू हैपन। जी ठीक है, ठीक है आज जी। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी लीडर सुमित शर्मा जुड़ गए हैं। सुमित जी बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज बने हुए हैं और एनसी स्पोक पर्सन अब्दुल हामिद भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह से परिवारवाद को लेकर आपने भी देखा कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा, हालांकि PDP को लेकर भी, लेकिन PDP को हम देखा तो PDP सिर्फ 3 सीटों पर ही रही है। ऐसे में जिस तरह से ये मसला बीजेपी लीडरान की तरफ से उठाया गया है, काफी जोरों शोरों से उठाया गया, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर की आवाम इसको दरकिनार करती हुई नजर आई। क्या कमी मान रहे हैं, किस ड्रॉबैक्स के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूं कि परिवारवाद की आपने बात की, परिवारवाद की बात जो थी वो एक सच्चाई पे आधारित थी और वो सच्चाई आपके सामने आ गई। परिवारवाद इन द सेंस इस तरह से कि अगर वहां से 42 या 43 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, लेकिन फिर से आपने देखा कि उन्होंने CM कैंडिडेट का चेहरा वापस अपनी ही फैमिली के एक पर्सन को, उमर अब्दुल्ला जी को लाके खड़ा कर दिया। अब कहने का मतलब यह है कि वहां पे लोगों ने जो वोटिंग की, जो आपने देखा कि कश्मीर की जनता ने जो उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया, समर्थन दिया, वो सब मुद्दों पे दिया है, जो उन्होंने उनसे वादे किए हैं। और उनका वादा जो हम कहेंगे या जो आम जनता कहेगी, उनका वादा सिर्फ वहीं तक सीमित होता है, कुर्सी तक। ये सच्चाई है।
ये चाहे जो भी है वो सुन लें, उनका वादा कुर्सी तक होता है, आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है उनको, क्योंकि मुद्दे उन्होंने इस तरह से उठाए। और उसके बाद आपने देखा उमर अब्दुल्ला जी का बयान क्या आया। अब उन्होंने तो बाद में वही बात की कि आगे जो है जो मरकजी सरकार है उसके ऊपर सब डिपेंड है। तो ये बातें वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन तब उन्होंने वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को सिर्फ एक आईना वो दिखाया जिसमें सिर्फ उन्हीं का चेहरा नजर आएगा, लोगों को सिर्फ भ्रमित किया गया है। लेकिन जो मुद्दों पे उन्होंने बात की है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, उन चीजों को लेके अगर वो परिपूर्ण नहीं हुए तो उनको ये सरकार चलानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के मुद्दे जो हैं ये बहुत है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पहाड़ी रहते हैं, गुज्जर रहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक डोगराज अलग है, कश्मीरीज के अलग एक अपनी आइडियोलॉजी, सबका एक अपना अपनी तरीके का अपने अपने तर्क है। तो हर एक इंसान की समस्या भी अलग अलग है, उन सब समस्याओं को लेके चलने के लिए एकजुटता होनी जरूरी थी। लेकिन वहां पे क्या किया गया, खाली सीट के लिए, खाली अपनी सीटें बचाने के लिए सब कुछ दिखा कि हम लोग जो हैं वो जनता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जनता के लिए कार्य तब होते हैं जब आप उन्हें करने की नीयत रखें। लेकिन आपने कुर्सी की नीयत रखी है। मैं आपको बताना चाहूं कि इनका मकसद पिछले 10 साल से एक ही था कि इनके जो अब सच्चाई है, सच्चाई को जुटला नहीं सकते, और जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है कि जो उनकी दुकानें थी वो बंद हो रही थी ना, जिनका इनको लग रहा था कि हम ये हमारा काफी देर से हमने जिस चीज को लेके 10 साल पहले जो हमारी यहाँ पे सियासत चलती थी वो सियासत हमारी अब चल नहीं पा रही है, हमारा जो सिस्टम था, जो वो चीजें नहीं थी वो चल नहीं पा रही है। लेकिन ये बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया कि ये सारी चीजें जो माननीय एलजी के साहब जो यहाँ पे थे उनके अंडर कर दी गई थी कि जो भी पावर्स है, क्योंकि देखिए चीजें गलत हुई थी तो ये सरकार से आउट हुए थे ना, ये तो सत्य है। अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो सरकार में बने रहते। 14 से अगर आज 43 आए हैं, 42 आए हैं, तो इन लोगों को इन्होंने कई फेज में लेके इस चीज में आया। लेकिन उन फेज को पूरा करना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूं, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। अभी कई चैनल्स में उमर जी बता रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि कई चैनल्स में कि हम लोगों को ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, हम करने के लिए। और कल का इनका जो बहाना है वो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, ये बोलेंगे हम करना चाह रहे थे, एलजी हमें करने नहीं दे रहे थे, मरकजी सरकार हमें करने नहीं दे रहे थे। ये सारा ठीकरा उठा के मरकजी सरकार पे करेंगे। लेकिन जिसने करना होगा उसकी नीयत और नीति स्पष्ट सामने नजर आ जाएगी। जिसे करना होगा, कई चीजें हैं जिन्हें वो कर सकते हैं, लेकिन तरीके के साथ, जनता को फेवर में तरीके से, उनके हित के लिए काम करते हुए, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, जो उन्होंने करके दिखा दिया। जो उन्होंने सीएम की कुर्सी के लिए बहुत उत्साहित थे, उत्तेजित थे, और उत्तेजिता इनकी नजर आ गई, जो लगातार ये सीएम कुर्सी के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब देखेंगे, आप देखेंगे ये सरकार कैसे चलाएंगे, क्या चल रही है। हम भी देखेंगे जो वादे इन्होंने किए थे। पहले तो लगातार ये लोगों को दिखा रहे थे कि हम सेंचुरीज मारेंगे, लेकिन अभी देखा, जब इन्होंने पिच देखी, जब वहां पे बाउंस पड़ रही है, तो ये जनता को बोल रहे हैं कि पिच ही खराब है। इनका ये कहने का मतलब है कि ये पिच बड़ी बाउंस हो गई है, अब ये मरकजी सरकार पर डाल देंगे। ये सियासत का खेल खेलते आ रहे हैं। इन्होंने सियासत ही की है। कश्मीर की आवाम से इन्होंने वोट ले लिया है, लेकिन कश्मीर की आवाम को ये अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे, किया है, और अब कश्मीर की आवाम इनसे एक एक चीज का हिसाब लेगी। ठीक है सुमित जी, इसका सीधा जवाब मैं हामिद जी से लेना चाहूंगी। हामिद जी, जिस तरह देख रहे हैं आप, सीधा कुर्सी को लेकर एनसी की नीयत पर सवाल सुमित जी ने उठा दिया है और मुद्दों को लेकर कह रहा है किस तरह से जो मसले हैं, जो वादे एनसी ने किए हैं, उनको कैसे पूरा करेगी। नहीं, इसने खुद ही मान लिया है कि एलजी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम करने नहीं देगा। इन्होंने खुद ही कह दिया कि लोगों का वर्डिक्ट जो बीजेपी के खिलाफ गया, अब बीजेपी वाले उसको काम करने नहीं देंगे। ये सीधे एक पॉलिटिकल जो सिनेरियो यहाँ है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के पास है, जिन्होंने लोगों ने उस राइट को इस्तेमाल करके इनको रिजेक्ट किया, उस पर सीधी आहत है। ये सीधा बोलते हैं कि हमने ठीक किया उसको ज़्यादा पावर देकर, तो अब क्या करेंगे ये। इसका मतलब है ये लोगों की राय को या लोगों के वोट को या लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ये नहीं मानते। मैंने पहले ही कहा था, ये आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग नहीं है, ये आइडिया ऑफ आरएसएस को मानने वाले लोग हैं। तो ये खुद ही कहते हैं काम करने नहीं देंगे, ये खुद ही कहते हैं कि ये चीर के भूखे थे। तो लोगों ने मेरे भाई वर्डिक्ट दिया आपके खिलाफ। लोगों ने यहाँ 45 सीटें और जो हमारे ही लोग चुन के आए थे 5 या 48 सीटें हमें दी। तो वो इसलिए दी कि ये लड़ाई लड़ते रहिए, जो लड़ाई हमने कहा था हम लड़ेंगे,
स्टेटहुड पर लड़ेंगे, 35A पर लड़ेंगे, 370 पर लड़ेंगे। हमने ये भी कहा था जो आइडियोलॉजी अभी सेंटर में है, मत कीजिए एक्सपेक्ट ये वापस हमें वो चीजें देंगे, क्योंकि जिन्होंने हमारी इज्जत और वकार के साथ खेला है वो वापस कैसे देंगे। ये वो लोग हैं जो इज्जत उतारते हैं, इज्जत करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये खुद इज्जतदार लोग नहीं है। तो जो इज्जत किसी की उतारते हैं वो वापस नहीं देते। हमें पता है लड़ना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, मगर हम छोड़ने वाले ये लड़ाई नहीं है। इस इज्जत और वकार की लड़ाई को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। मगर आज मैं खुश हूं कि आपने चैनल पर एक्सेप्ट किया कि हम आपको काम करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी नीयत जम्मू कश्मीर को डेवलप होना नहीं चाहती। हम नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हम नहीं चाहते कि यहाँ सेक्रेटरीट मुंह फिर बहाल हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ टोल प्लाजे कम हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ जो टैरिफ बिजली का बहुत ज्यादा है वो कम हो, क्योंकि आपको चुनी हुई सरकार पसंद नहीं है। आप चुनी हुई सरकार को पावर नहीं देना चाहते। जब आप पावर दोगे सेंटर से चुनी हुई सरकार को, ज्यादा वो काम क्यों नहीं करेगी, मगर काम में आप अड़चने लगाओगे। हमें पता है, हमें पहले से ही पता था, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। लोगों को जो वादे किए हैं उस पर हम बिल्कुल पाबंद है। हम करेंगे, वो वादे पूरे करेंगे, मगर आपकी नीयत को भी दुनिया के सामने और पूरे इंडिया के सामने लाएंगे कि आप डेमोक्रेटिक राइट्स को नहीं मानते, आप आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानते, आप लोगों के एब्सोल्यूट पावर को नहीं मानते, आप उन एमएलएस को भी नहीं मानते, मिनिस्टरों को भी नहीं मानते, चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते जो आपके अपोजिट खड़े हों और लोग उनको मैंडेट दें। उन लोगों को भी आप माफ करने वाले नहीं होते जो आपके खिलाफ वोट डालेंगे, क्योंकि आप डंडा लेकर उनके पीछे लगोगे। हमें पता है, हमारे पीछे भी डंडा लेकर आप पीछे रहोगे, मगर हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। मगर आज बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चैनल के थ्रू तो ये तो पता चला कि आप डंडाशाही से यहाँ हुकूमत चलाना चाहते हो। आप एलजी को जो आप कहते हो कि पावर ज्यादा इसीलिए दिए क्योंकि रुकावट बने हमारी हुकूमत में, हमें काम करने न दे, ताकि आप चाहते हो हम लोगों में बदनाम, हम नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी नीयत क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ। तो उनको पता है कि मैंडेट जो दिया है वो सिर्फ लड़ने के लिए दिया है, इस आइडियोलॉजी के खिलाफ, इनकी पॉलिसीज के खिलाफ और इनकी नीयत के खिलाफ। जो वोट मिला है हम लड़ते रहेंगे और लेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो हमारे हैं वो लेते लेंगे, आपसे ही लेंगे, क्योंकि आप अभी 4 साल हुकूमत में हो। मगर ये भी याद रखो, जो हुकूमत में होते हैं वो गिर भी जाते हैं। अगले 4 सालों में मुझे नहीं लगता 4 साल भी आपके निकलेंगे, क्योंकि नीतीश भी जाएगा और नायडू भी जाएगा, ये याद रख लेना, क्योंकि आपकी नीयत उनके तय भी ठीक नहीं है। आपकी नीयत तमिलनाडु के लिए न ठीक रही, न बिहार के लिए ठीक रही। आप उनको भी उल्टा लटकाओगे, क्योंकि आपने छोटी छोटी पार्टियां हर जगह खत्म की। आपने अकाली दल को खत्म किया, आपने जेजेपी को खत्म किया, आपने शिवसेना को खत्म किया। अब यहाँ आप हमें खत्म करना चाहते थे, मगर लोगों ने आपको बता दिया हम नेशनल को खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि नेशनल ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को सेफगार्ड किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को जिंदा रखा था। यहाँ के जॉब जम्मू कश्मीर के लोगों के थे, यहाँ के मिनरल्स जम्मू कश्मीर के लोगों के थे, यहाँ के असासे जम्मू कश्मीर के लोगों के थे, यहाँ की ज़मीनें जम्मू कश्मीर के लोगों के थे। मगर आपने जो अड़चन लगाई पूरे देश के लिए ये खोल दिया। तो लोगों को पता है और जवानों को पता है कि जब यहाँ 10 पोस्ट निकलेंगे तब पूरा भारत यहाँ फार्म भरने आएगा, तो हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। उसी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उसी पॉलिसी के खिलाफ, उसी नीयत के खिलाफ लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया और हमें आगे किया डेमोक्रेटिकली और लड़ाई करने के लिए आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है हामिद जी। सुमित जी, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह हामिद जी ने जिक्र किया, तमाम बातों को लेकर सवाल उठाए हैं बीजेपी पर। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रही है? बीजेपी जो देश के खिलाफ चलेगा उसको घेरेगी। जहां बोलेंगे, इन्होंने बोला डंडा लेके हमारे पीछे पड़ेंगे, डंडा लेके चोर के पीछे भागा जाता है। डंडा किसके पीछे लगती है? पुलिस लेके। जिसकी जो जैसा करता है उसके पीछे। इनकी सोच देखो, इनकी समझ देखो, इन्होंने बात को कैसे डाइवर्ट किया। इनके सीएम जो बनने जा रहे हैं, जो इनके घर के पर्सनल ही हैं, क्योंकि परिवारवाद तो इनका है, जिसके ऊपर ये बोलना अपनी शर्म महसूस करते हैं। इन्होंने बोला आपके सामने कि एलजी वाली बात मेरे की भाजपा के प्रवक्ता ने ये चीज बोली, लेकिन क्या चीज बोली जो इनके सामने है, जो इनको पहले पता था ये सब चीजें होनी है। क्या इन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले जनता को ये बोला कि जो ऑलरेडी पहले की एलजी साहब के पास जो थी वो तो देनी थी, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर किस एरिया पे चल रहा है, यहाँ पे क्या चीजें, ये रिमोटेड एरिया में जाया जाता है। आपने देखा यहाँ पे पहले क्या क्या चीजें होती थी, इनको पता नहीं है। इनको पता होकर भी ये ना समझ बन रहे हैं, ये ना समझ बन रहे हैं या जानबूझ के बनवा रहे हैं लोगों को भी। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज तिरंगा जो है वो लाल चौक में जब चढ़ता है
तो इन लोगों को वो दुख होता है। आज जब आपने देखा कहीं भी कोई जो देश या किसी भी दुनिया के में जाके आतंक या किसी चीज को फैलाता है तो ये लोग जनाजा लेके बाहर चलते हैं और ये देश हित की बात करते हैं, ये किसका भला करने के लिए सोच रहे हैं। इनके जो लीडरान जो बैठे हुए हैं उनकी सोच जो है वो सबको समझ आ रही है कि किस तरह की आपने श्रीनगर की जनता को बहला फुसला कर उनसे वोट लिया। आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ बातें कर रहे थे, कभी आप पीडीपी के खिलाफ चलते थे, कभी आप इंजन राशिद के खिलाफ चल रहे थे। इंजन राशिद वहां से आए, आपने बोला ये फलाने भी टीम का बंदा है, ये फलाने बंदा है, कुर्सी का इतना डर पड़ गया था आपको। आपका उमर अब्दुल्ला साहब वो 2-2 सीटों से क्यों लड़ा? क्या एनसी के अंदर कोई काबिल लोग नहीं थे? क्या एनसी के अंदर किसी के अंदर दम नहीं था कि वो 2 सीटों से एक सीट से उनको शेयर करके लड़वा देते? नहीं, क्योंकि आपको अपने लिए पहले आपके उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, फिर उमर अब्दुल्ला साहब 2-2 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं। आप लोगों ने कश्मीर की आवाम को हमेशा अंधेरे में रखा। आपकी वजह से आप बताइए, जिन हाथों में लैपटॉप होने चाहिए थे, जिन हाथों में एक देश का भविष्य होना चाहिए था, उन हाथों में पत्थर पकड़ाए थे, उन हाथों में आपने बंदूकें पकड़ाई और उन लोगों को गुमराह किया। और आज आप यहां पे सियासी बातें करते हो। आप लोगों के सताए हुए पूरे। आज आप आईएएस देखिए, आईएएस अफसर कश्मीर का बनता जा रहा है, आज कश्मीर के बच्चे डॉक्टर बनते जा रहे हैं, आज कश्मीर का आदमी आगे की सोच लेके चल रहा है। और ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं कि डंडे लेके हमें भगाएंगे, हम फिर भी आजादी लेंगे। आजादी 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 के नाम पे इन्होंने पूरे देश में ड्रामा मचा के रखा हुआ है। किससे आजादी चाहते हैं आप? किससे आजादी चाहते हैं एनसी वाले? अपने ही देश में अपने ही देश के लोगों को आप लोग गुमराह करते हो। कौन सी आजादी चाहिए आपको? चाहते क्या आप लोग? आप लोगों ने कश्मीर की जनता को जिन वादों पे आके आपने वोट लिए हैं, अब आपको पता चल चुका कि कुर्सियां ले ली हैं, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें इलेक्शन से पहले क्लियर हो चुकी थी, लेकिन आपके उमर साहब ने इस बात को आगे नहीं रखा। उन्होंने जनता को नहीं बताया कि ये चीजें जो थी एलजी का सेंटर से ऑलरेडी बना हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालातों को लेके, जम्मू कश्मीर के इश्यूज को लेके जब कोरोना का टाइम आया तब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कोरोना जैसी महामारी जब आई तब आप बताइए, जब वो इंजेक्शन लगता था या जब कोई दवाई आ रही थी या आयुष्मान कार्ड आ रहा था, तो क्या श्रीनगर की आवाम को हमने बाहर रखा? क्या श्रीनगर की आवाम को उसका फायदा नहीं दिया? सबसे पहले वहां पे लेके गए, हर चीज को इनको दिया, हर चीज को इनको एक समानता दी, लेकिन इन लोगों ने लिया भी, इंजेक्शन भी लगाए और बाहर निकल के बातें भी की। उस यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बातें भी की, आयुष्मान कार्ड भी लेकर यूज करना है, लेकिन फिर भी बातें करनी है। ये स्पष्ट करता है इनकी नीयत और नीति और बातों को तोड़ मोड़ के पेश करना। जो बात है आपने अगर किया होता तो आज तक एम्स, आईआईटी, आईआईएम आप लोग भी कितनी देर तक इन्होंने आपके सामने, ये जब सरकारों के साथ जुड़े रहे, पीछे कांग्रेस वाग्रेस की सरकारें जब आती थी, तब इन लोगों ने कभी भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात नहीं की। आज ब्रिजेस बन रहे हैं, आज एम्स बन रहे हैं, आज आईआईटी, आईआईएम बन रहे हैं, वो चीजें इनको नजर नहीं आ रही है। क्या श्रीनगर को कहीं अछूता रखा किसी चीज से? श्रीनगर की जनता, आज श्रीनगर का बच्चा जब आता है तो वो इंडिया के साथ, भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता और बोलता है कि भारत हमारा देश है। लेकिन ये लोग हमेशा उनके दिमाग में डालते हैं कि भारत हमारा देश ही नहीं है, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। इनको इसलिए आजादी का पाठ पढ़ाते हैं क्योंकि इनकी कुर्सियां उसी नारे पे चलती हैं। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं इनके पास। और आने वाले 4 साल की आप बात कर रहे हैं कि 4 साल बाद सत्ता बदलेगी, आपको 4 साल बाद भी हम नजर आएंगे, लेकिन 5 साल तक आप चलाओ। आप देखते हैं आप लोगों के वादों पे कैसे खड़े उतरते हो, क्योंकि जो वादे किए हैं ये जनता जनार्दन है। आपने बोल तो दिया, आपने किया कभी नहीं। अगर किया होता तो आपको 2014 में 14 सीटों पे सिमट के नहीं रहना पड़ता। ये बात आप भूल चुके हैं, लेकिन कश्मीर की जनता चुन चुन के हिसाब लेगी आपसे। आपको देश हित की जब बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, तो ये एनसी के प्रवक्ता यहाँ पे इनको चुभन होती है, ये चुभती है इनको बातें। लेकिन अभी झंडा लेके किसी और का ये आगे निकल जाएंगे। डेवलपमेंट की बात कीजिए, आपने कुछ नहीं किया है कभी भी। अगर आपने कुछ किया होता तो आज आप अपने ही जो आपने कश्मीरी लोगों के वोट लेने के लिए जाल बनाया था, उस जाल में खुद फंसे। ठीक है सुमित जी, हामिद जी का रुख कर लेते हैं। हामिद जी क्या कहना चाहते हैं आप? कफन, कलम, एजुकेशन, किताबों और टैक्स लेने वाले आज डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या 35 रुपए पेट्रोल आया? क्या सिलेंडर 500 में मिला? क्या 15 लाख जेब में गए? आपने हमें टोल प्लाजे लगा दिए, आपने सेक्रेटरीट मुंह बंद किया, आपने जम्मू का कारोबार तबाह किया, आपने वहाँ की दुकानों को खत्म किया, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ खत्म किया। आप बता क्या रहे हो? आपने क्या किया? जो प्रोजेक्ट मनमोहन सरकार में टेंडर आउट हुए थे उनको अपना बताने वाले,
आपको पता है डेवलपमेंट क्या होती है? आपने ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 हमें बना दिया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 बना दिया, आपने इकोनॉमिकली हमें वीक किया, आपने हार्टिकल्चर तबाह किया, हार्टिकल्चर जो बैकबोन जम्मू कश्मीर का था उसको खत्म किया। आपने क्या नहीं किया? मुझे बता दीजिए कौन सी डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट आपने की होती तो आपको 50 सीटें आज मिलती। मिली? नहीं मिली, क्योंकि आपकी पॉलिसी मैंने पहले ही बताया और आइडियोलॉजी हमारे खिलाफ है। आपने यहाँ की इकोनॉमी को तबाह किया है। आप वही लोग जो 5 अगस्त 2019 को जब ये आर्टिकल हटाया गया तो आपने यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर बंद किए, आपने यहाँ मिनिस्टर्स बंद किए, आपने यहाँ रोडें बंद की, आपने यहाँ दुकानें बंद की, आपने यहाँ मुंडियाँ बंद की, आपने बसें रोक दी, आपने दुकानें बंद की, आपने हर जगह पुलिस लगाई, तो फिर आर्टिकल उठाया। तो उसका मतलब है कि यहाँ लोग खुश थे। आज लोगों ने दिखा दिया हम खुश नहीं थे उस वर्डिक्ट से। आज लोगों ने बता दिया जो हमसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आप लोगों ने ले लिए, हम उस वक्त भी खुश नहीं थे। आज हमने भी पॉलिटिकली आपको जवाब दिया, वर्डिक्ट दिया। आप ये मत बताइए अगर आप डेवलपमेंट कर चुके होते यहाँ तो आप डेवलपमेंट पर बात करते। आपने पाकिस्तान की बात की, आपने मुसलमानों की बात की, आपने प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के साथ ये इलेक्शन जोड़ना चाहा मगर यहाँ जुड़ा नहीं। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, आपने कौन से डेवलपमेंट की बात की? अब आयुष्मान कार्ड लेने की बात है। हम टैक्स देते हैं, दिन भर टैक्स देते हैं, रात को भी टैक्स देते हैं, पंखा रात में भी चलता है, टैक्स देते रहते हैं, तो क्यों नहीं लें? ये हमारा खून निचोड़ रहे हो। और अब मैंने पहले ही बताया हमारा किचन इफेक्ट हो रहा है। दाल की रेट कहाँ पहुंची, चावल की रेट कहाँ पहुंची, गैस सिलेंडर की रेट कहाँ पहुंची, मिर्ची हल्दी की रेट कहाँ पहुंची। आपने आसमान छुआई रेट्स को। आपने यहाँ किसानों को तबाह किया। आपने किस किस को छोड़ा है मुझे बता दीजिए? छोड़ा किस घर को आपने है? हर किसी घर से आपने सिर्फ टैक्स निकाला है, उनको तबाह किया। एजुकेशन सिस्टम हमारा तबाह किया है। आप बोलते हो डेवलपमेंट एनसी ने नहीं की। एनसी ने कौन सी डेवलपमेंट नहीं की? यहाँ हॉस्पिटल्स थे, यहाँ हर गाँवों में आप छोटे हॉस्पिटल पाओगे, यहाँ हर गाँवों में स्कूल है, यहाँ हर 2 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी है, यहाँ हेल्थ सेंटर हर जगह है, यहाँ रोड्स है, यहाँ बिजली है, यहाँ खंबे हमने दिए हैं। कौन सी चीज़ यहाँ नहीं दी? हमने नौकरियाँ दी है। शायद आपका डैडी या आपका भाई या आपका बड़ा भाई या आपका चचेरा भाई हमने ही लगाया होगा। हमने किसी गुजराती को यहाँ बुला के नौकरी नहीं दी, हमने यहाँ किसी महाराष्ट्र वाले को बुला के नौकरी नहीं दी, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी दी जो नौकरी आप खाना चाहते। हमने मिनरल्स यहाँ के लोगों को दिए, यहाँ के असासे हमने अपने लोगों के दिए। उन असासों पर आप डाका मार रहे हो, उन असासों को लूटने की कोशिश कर रहे हो, उन मिनरल्स को लूटने की कोशिश कर रहे हो। आप डेवलपमेंट की बात न करें। अगर आपने डेवलपमेंट की होती तो आपको आज सीटें मिलती। आपने अगर यहाँ के लोगों का ख्याल रखा होता तो आपको सीटें मिलती। आपने अगर यहाँ के लोगों का एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर तबाह नहीं किया होता तो आपको आज सीटें मिलती। अगर आपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खत्म नहीं किया होता तो आपको यहाँ सीटें मिलती। अगर आप कफन कलम दूध पर टैक्स न लेते तो शायद ज्यादा सीटें मिल जाती। अगर आप राजस्थान मध्य प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर देते हो लोगों को, यहाँ क्यों नहीं देते? क्योंकि आप फर्क करते हो जम्मू कश्मीर के लोगों को। आपने अगर 2 जगह का किसान क्रेडिट कार्ड माफ किया तो यहाँ क्यों नहीं किया? अगर आपने उद्योगपतियों का लोन वेवर किया तो किसानों को यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि 2019 में 5 अगस्त के बाद उन्हीं किसानों की कमर आपने तोड़ दी। क्योंकि यहाँ मंडियां बंद रखी, आपने गाड़ियां बंद रखी। वो माल जो हमारा था एप्पल था वो बिल्कुल हमारे बागों में सड़ा, वो कोल्ड स्टोर में बैग में सड़ा, क्योंकि उठाने नहीं दिया। आप क्या बोलते हो? आप ये मत बोलिए। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ तबाह किया है, लोगों को यहाँ परेशान किया है, लोगों को इकोनॉमिकली वीक किया है। आपने यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ चर्चाएं की है, प्रोपेगेंडे किए हैं, ड्रामे किए हैं। ठीक है हामिद जी। सुमित जी, जिस तरह से हामिद जी ने जिक्र किया है, ऐसे में देखा जाए तो जाहिर है जम्मू कश्मीर के आधे से ज़्यादा नौजवान बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने ड्रग एडिक्शन को लेकर भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है बीजेपी पर जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उसमें जो बाहरी लोग हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, जो तरजीहात है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को नहीं दी जाती है। मैडम, बाहरी लोग की बात नहीं है, हर इंसान को रोजगार मिल रहा है। इनके बोलने से बाहरी और अंदरी लोग की बात नहीं होती है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं जो इनका काम है। ये आज बात करते हैं हम टैक्स देते हैं या फलाना देते हैं। ये टैक्स कहां से देते हो? तुम टैक्स दिया होता तो अभी तक डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की इनको नजर नहीं आ रही है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे चाचे, तुम्हारे फलाने वो जॉब्स लगे होंगे, वो काबिलियत पे लगे होंगे, ये चलता होगा तुम्हारे वहां पे जो तुमने सिखाई है आज तक लोगों को गलत चीजें। ये बैकडोर एंट्रीज करने का ड्रामा इन लोगों के चक्करों में था। इन लोगों के जब खुलते थे ना चिट्ठे तो ये लोग वहां से फिर हाय तौबा करने में सबसे आगे भी यही है इनकी सोच। इन्होंने कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाया हुआ है।
पत्थर मारने के पैसे देते थे। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बताते हैं डेवलपमेंट होती है। ये बाहर के लोग इधर आते हैं, बाहर के लोग तभी इधर आएंगे जब अपने घर में कमजोरी होगी जो आप लोगों ने डाली। 14 सीटें ली थी 2014 में और ये बात करते डेवलपमेंट की थी। रोड छोड़ किया होता, इतनी सब चीजें जितनी आपने बोली किताबों से पढ़ के, ये फिल्में देख के ही, फिल्में नहीं चलती, ये रियलिटी है। कश्मीर आज आप लोगों की वजह से कितना आपकी सोच से, ये एनसी की सोच की वजह से कश्मीर आज दुनिया में बदनाम हो चुका है। जिसे स्वर्ग बोला जाता था, नरक तो आप लोगों ने किया। लोग आने में, टूरिस्ट आने में डरते थे। आज आपके सामने सारा टूरिस्ट कितना वहां पे आता है। आज इतना टूरिस्ट वहां पे आ रहा है, और टूरिस्ट जब आ रहा है तो इनकम भी इनकी बन रही है। लेकिन बात तो वही आती है, शर्म इनको मगर आती नहीं, क्योंकि इनका काम ही है कि लोगों को बेवकूफ बनाना। बातें तो ऐसे ऐसे करते हैं ये एनसी वाले, जैसे इन्होंने पता नहीं कितने किले फतेह किए होते थे। ये तो उस कगार पे पहुंच गए थे जब इनको लगा कि यहाँ पे फलाना शासन, जब पीछे राष्ट्रपति शासन था, अब लग गया था, तो ये लोग रातों रात पीडीपी, कांग्रेस और ये मिलके रातों रात सरकार बनाने में चले गए थे कि गवर्नर ने हमारा फोन नहीं उठाया। अबे कुर्सी की लालच में कितने गिरोगे, वो तुम गिर गिर के कितना बाद में उठोगे। तुम्हारा काम है कीचड़ फैलाना, और हमारा काम था कीचड़ में कमल खिलाना। ये 29 सीट जम्मू की जनता ने, अगर तुम्हें लगता था कि वहां पे जम्मू के लोग दुखी थे तो भर भर के वोट नहीं देते। आप लोगों ने जो वोट लिया वो आप लोगों ने गलत लोगों को बहला फुसला के, और लोगों के अंदर लोगों का माइंड वॉश। आप इन्होंने क्या बोला कि ये हमारे मजहब पे, हमारे कौम पे, हमारे पे बीजेपी ये कर रही, वो कर रही, सब झूठ इन्होंने बोला। ये इन्होंने हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की बात की और अपनी सोच हमारे पे डाल दी। आज 29 सीट यहां से मिली, आपने देखा क्या श्रीनगर से बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला? ये इसका जवाब दे दें, क्या श्रीनगर से बीजेपी को वोट नहीं मिले? 1100 अब्बा कदल की कहां से 1100 कुछ वोटों से हमारा कैंडिडेट रह गया। ऐसे से क्लोज कई काउंटर्स रहे जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत वोट लिया श्रीनगर से। आखिर अवाम अमन और शांति चाहती ही अमन और शांति है, और उनका परिवार भी चाहता है, सभी का परिवार चाहता है कि अमन और शांति से रहें, बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि वहां का बच्चा इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है। जम्मू का इंटेलिजेंट है, कश्मीर का इंटेलिजेंट है, वो चाहते हैं कि देश का प्रति, देश का नाम आगे बढ़ाए। लेकिन इनको मिर्चियां लग जाती हैं, दिमाग इनके कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि इनको अच्छा लगता है वही चीजें जो इनके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आए। अब इनको 370 और 35 से भी बड़ी खुन्नस चढ़ गई थी। 370-35 ये लगा दिया, ये हो गया, फलाना हो गया। 370-35 लगाने से आपका क्या गया? आपका मुझे बताइए, आपका पर्सनल चीजें खत्म हुई ना। लेकिन आम जनता तो खुश है, सारे खुश थे। बाहर का इनको दिख रहा है कि वहां पे वो बंदा यहाँ पे बाहर के आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपको किसने मना किया? आपने नहीं किया काम? क्या 10 साल से आपने रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खाया? आपके जेबों में क्या पैसे नहीं आए? मेहनत करो तो कमाओ, वो तो सभी करते हैं, पूरा देश यही करता है, पूरी दुनिया यही करती है, सारी जगह यही चलता है। हम भी मेहनत करते हैं, कश्मीर की आवाम शुरू से मेहनत कर रही थी, लेकिन उनकी मेहनत को डाइवर्ट करने का काम ये एनसी की सरकार ने सीखा है। ये कुर्सी की सत्ता की लालची थी, जबकि इन्होंने, आपने फिर देखा, मैं बार बार एक बात बोलूंगा, डेवलपमेंट को तो छोड़ो, इन लोगों ने 2-2 सीटों से उमर अब्दुल्ला को क्यों लड़ाया? इसका सवाल ये दे सकते हैं जवाब, इसका ये नहीं दे सकते। पूछिए इनसे, उमर अब्दुल्ला को 2 सीटों से लड़ने की जरूरत थी। ठीक है सुमित जी, आज की इस चर्चा में इतना ही। अहमद अयाज जी, हामिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना तमाम वक्त देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसर टीवी यादव।